Hello students, welcome you all in the video lecture series of PPC. Today we are going to see the scheduling. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे शेड्यूलिंग क्या होता है। तो जो शेड्यूलिंग है वो इस तरीके से डिफाइन की जाती है कि शेड्यूलिंग कैन बी डिफाइंड एज डिस्क्राइबिंग ऑफ व्हेन एंड वेयर ईच ऑपरेशन नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स इज टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, तो मोस्टली क्या हो जाता है कि जो शेड्यूलिंग ये जो टर्म है या ये जो भी टेक्नोलॉजी है टर्मिनोलॉजी है ये यूज़ मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर होती है। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसका मैन्युफैक्चरिंग के ही वक्त होता है, जहाँ पे क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस ऑपरेट करने पड़ते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, जहाँ पे हमें डिज़ायर्ड जो आपका गोल है या डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट जो है आपका वो आपको अचीव करना है। तो उसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक चीज़ आपने रॉ मटेरियल ले लिया और उसके ऊपर अगर नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं तो आपको ये प्रिस्क्राइब करना पड़ता है, यानी पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा नंबर का कौन सा ऑपरेशन कौन से नंबर पे करना है, कि उसका सीक्वेंस क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, और उसका फ्लो आपका वर्किंग का फ्लो किस तरीके से रहेगा, जिसकी वजह से आपका टाइम भी बचेगा, नंबर ऑफ एरर्स भी आपके रिड्यूस हो जाएंगे, और आपका जो भी प्रोडक्ट है फिनिश गुड प्रोडक्ट जो भी एंड में रहेगा वो क्या रहेगा आपका अचीवेबल रहेगा और उसके अंदर एरर्स बहुत कम रहेंगे। तो ये होगा मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड। अब दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जब आप कोई फ्लो करते हो, कोई वर्क का फ्लो बनाते हो, जो फ्लो वर्क करते हैं हम, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी रहता है और अदर चीज़ें भी रहती है, जैसे आपका मटेरियल हैंडलिंग भी रहता है, क्वालिटी कंट्रोल चेक भी करना रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का भी जब हम शेड्यूलिंग करते हैं उसका एक नंबर जो सीक्वेंस होता है ऑपरेशन या वर्क करने का जो सीक्वेंस रहेगा, हम वहाँ पे शेड्यूलिंग ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली बहुत सिंपल चीज़ है शेड्यूलिंग, यानी क्या कि आपको पहले ही यानी प्री डिसाइड करना पड़ता है कि आपको नंबर ऑफ ऑपरेशंस के सीक्वेंस किस तरीके से चाहिए। ठीक है, ये हो गया शेड्यूलिंग, बेसिक शेड्यूलिंग का मीनिंग। देन हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग। प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग क्या रहता है, यानी शेड्यूलिंग हमें हेल्प किस तरीके से करेगा या उसका काम क्या रहता है, शेड्यूलिंग का काम क्या रहता है। तो नंबर ऑफ फर्स्ट जो है द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम टास्क साइज, यानी क्या कि शेड्यूलिंग की वजह से क्या होता है हमें ऑप्टिमम टास्क साइज जो भी रहेगा हमारा, यानी उसमें होता क्या है कि जो भी आपको जो काम दिया गया है, जो भी टास्क दिया गया है, मान लो कि हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने हैं और वो बहुत कम है, उनका नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो भी रहेगा हमें बहुत कम प्रोडक्ट है जो एक दिन में या 2 दिन में बनाने हैं, तो हम मैक्सिमम इफ़िशियंसी देने के लिए वहाँ पे हम दे सकते हैं। यानी इफ़िशियंसी यानी क्या कि वही जो मैंने कहा था कि एरर कम रहेंगे और आपका जो भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो था, जो आपने डिसाइड किया था कि किस तरीके से बनना चाहिए, वो 100% वैसा ही बनेगा। इसके लिए उस वहाँ पे हम मैक्सिमम इफ़िशियंसी दे सकते हैं शेड्यूलिंग लगाने के बाद। और जितना कम साइज़ रहेगा टास्क का, जितना छोटा साइज़ रहेगा, साइज़ यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम रहेंगे, उतना हम मैक्सिमम एफिशिएंसी दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो भी मैन्युफैक्चरिंग करना है वो ज़्यादा होगा तो आपका एफिशिएंसी इतना नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब उसको छोटे छोटे स्मॉल साइजेस में अगर कन्वर्ट कर दोगे, डिवाइडेड कर दोगे, उसको ऑपरेशन उस तरीके से उसके ऊपर एक्ट करोगे या परफॉर्म करोगे प्रॉपर शेड्यूलिंग करके, तो भी आपको आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलता है। ये हो गया उसका पहला प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, यानी क्या कि प्लानिंग शुड बी सच एज दैट इट इम्पोजेस एन इक्वल लोड ऑन ऑल प्लांट्स। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत बर्डन है, बहुत लोड है वर्क का, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने, तो आप क्या करोगे उसका प्रॉपर शेड्यूलिंग करोगे और प्रॉपर उसका ग्रुप बनाओगे कि कहाँ पे कितना वर्क होना चाहिए, किस मशीन के ऊपर क्या ऑपरेशन होने चाहिए, वहाँ पे एक दिन में या 1 घंटे में या पूरा एक सेशन में कितना प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना है, ये सारी चीज़ें आपको शेड्यूलिंग में करनी पड़ती है। तो वहाँ पे होता क्या है कि आपको हेल्प हो जाता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, पर्टिकुलर मशीन के ऊपर या नंबर ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर कोई भी चीज़ इम्पोज नहीं करेगी, यानी इफेक्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट के ऊपर एंड में कुछ अफेक्ट ना गिरे। ठीक है, देन थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम सीक्वेंस। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आपको मैक्सिमम इफिशियंसी चाहिए तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपके ऑपरेशंस की सीक्वेंस रहेंगी, वो कि उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा काम करने का, और कौन से मशीन के ऊपर कितने प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करने। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, देन देखेंगे इनपुट
इनपुट्स टू शेड्यूलिंग। इनपुट्स टू शेड्यूलिंग क्या है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स रहता है, जिसके अंदर क्या हो जाता है कि कुछ स्टैंडर्ड रहेंगे, हम उस स्टैंडर्ड को यूज़ करना है पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि आपको जो भी वर्क करना है वो इफ़ेक्टिव रहे। यानी कुछ स्टैंडर्ड रहेंगे, कुछ कुछ अथॉरिटी ये रहेंगी आपके पास कि कुछ फ्लो रहेगा जो सैंक्शन हुआ रहेगा कि हमें इसी तरीके से वर्क करना है। और वो वर्क आपको एक तो ग्रुप में करना पड़ेगा, इंडिविजुअली जॉब के ऊपर करना पड़ेगा, या आपको कंसिडर करना पड़ेगा आपके मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से, या आपके जो भी टूल्स यूज़ कर रहे हो आप उसको कंसिडर करके आपको सारी चीज़ें आपको दिमाग में रख के शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें A to Z चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ती है कि कौन सी चीज़ें आप यूज़ करने वाले हो मैन्युफैक्चरिंग के वक्त या वर्क फ्लो के वक्त, तब आपको शेड्यूलिंग प्रॉपर तरीके से करनी आप पॉसिबल तरीके से कर सकते हो शेड्यूलिंग। इसलिए उसके अंदर इनपुट्स यानी बहुत टाइप के इनपुट्स आ गए। जैसे मैंने अभी कहा था आपको कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, इंडिविजुअल जॉब कितने हैं, या आपका मशीन का लोड कितना है, प्लांट्स कितने हैं, ये XYZ चीज़ें सारी इनपुट्स है। ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे शेड्यूलिंग स्ट्रेटजीज। शेड्यूलिंग स्ट्रेटजीज वेरी वाइडली among firms and range from no scheduling to very sophisticated approaches। अब होता क्या है कि शेड्यूलिंग स्ट्रेटजीज एक अलग अलग तरीके रहते हैं कि जहाँ ये डिपेंड करता है आपके प्लांट के ऊपर, आपके फर्म्स के ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये शेड्यूलिंग हम ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते पहले ही कि यानी हमने कुछ शेड्यूलिंग डिसाइड किया उसके अंदर हम प्रोडक्ट डालेंगे, ऐसा नहीं रहता। हम पहले प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग क्या रहेंगी, उसके प्रोसेसेस क्या रहेंगे, वो डिसाइड करने के बाद हम शेड्यूलिंग करते हैं। इसलिए हम इसको शेड्यूलिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रैटेजी क्या है कि 4 क्लासेस में डिवाइड की गई है। पहली क्लास क्या है कि डिटेल शेड्यूलिंग, क्यूमुलेटिव शेड्यूलिंग, क्यूमुलेटिव डिटेल्ड एंड प्रायोरिटी डिसीजन टूल्स। अब ये ना बहुत सिंपल तरीके से, जैसे अब डिटेल शेड्यूलिंग में क्या होता है कि आपको स्पेसिफिक जॉब के ऊपर जो भी कस्टमर ने आपको बोला है कि मुझे टिपिकल कस्टमर के फीडबैक से जब भी हम कोई एक टिपिकल जॉब, स्पेसिफिक जॉब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसके ऊपर हम ये चीज़ करते हैं, देखते हैं कि कितना डिटेलिंग हम उसके ऊपर शेड्यूलिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास एक पर्टिकुलर सिंगल जॉब है और आप उसको आप इफ़िशिएंसी लगाने के लिए आप उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से शेड्यूलिंग कर सकते हो कि कौन से टूल यूज़ करना है, कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है, सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, मटेरियल कहाँ से अप्रोच करने का, तो उसका प्रोसेसिंग फ्लो क्या होना चाहिए। अगर मान लो कि आपका नंबर वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो आपको फिर मेंटेनेंस कब करना पड़ेगा, वो मशीन को कब गैप देना पड़ेगा, रेस्ट कब देनी पड़ेगी, हर एक चीज़ का इसमें डिटेलिंग जब दोगे आपको, तो आपका डिज़ायर्ड जो भी गोल रहेगा वो आपको अचीव होगा। तो ये एक नंबर ऑफ वन ऑफ दी क्लासिफिकेशन ग्रुप का क्लासिफिकेशन का जो है शेड्यूलिंग स्ट्रेटेजी का, वो एक वन ऑफ द है। देन दूसरा है क्यूमुलेटिव शेड्यूलिंग। क्यूमुलेटिव शेड्यूलिंग में क्या होता है, देखिए कि आप टोटल वर्क फ्लो का कंसिडरेशन करते हो। टोटल यानी जब आप एक कोई फर्म में काम करते हो, प्लांट में काम करते हो, तो फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट यानी मटेरियल अराइवल से मटेरियल डिस्पैच तक का जो भी प्लानिंग करते हो या जो भी आप शेड्यूलिंग करते हो, उसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव शेड्यूलिंग। इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती है कि आप मटेरियल कहाँ से खरीद रहे हो, कहाँ स्टोर कर रहे हो, उसको किस तरीके से आप बाद में वर्क फ्लो में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी आ जाती है, फिर उसके अंदर आप क्वालिटी चेक भी करते हो, उसके बाद रिजेक्शन, सिलेक्शन, ये प्रोसेस भी आ जाती है, और उसके बाद आप डिस्पैच भी करते हो। तो ये भी सारी चीज़ें आप क्यूमुलेटिव शेड्यूलिंग के अंदर शेड्यूल्ड करते हो। ठीक है, देन है क्यूमुलेटिव डिटेल्ड। अब डिटेल और शेड्यूलिंग, क्यूमुलेटिव शेड्यूलिंग में और डिटेल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इतनी चीज़ें हैं कि जब आप डिटेल कोई चीज़ें बोलते हो वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। उसमें अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और कुछ चीज़ें फिक्स कर सकते हैं, तो वो उसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव डिटेल। यानी कैसा कि अगर आपका वर्क फ्लो है, वर्क फ्लो आपने डिसाइड कर लिया है कि स्टार्टिंग टू एंड तक हमारा वर्क फ्लो किस तरीके से रहना चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कहाँ पे स्टोर होगा, कहाँ से डिस्पैच होगा, कहाँ पे वर्किंग फ्लोर पे जाएगा, कहाँ पे उसका क्वालिटी चेक होगा और कहाँ पे वो डिस्पैच करेगा। तो ये फिक्स टाइप का आपका एक शेड्यूलिंग हो जाएगा। उसके अंदर हमें जो हल्का सा माइनर चेंज करना अगर पड़े कहीं पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या कुछ छोटी मोटी चीज़ों की वजह से जहाँ आपको हल्का सा चेंज करना लगता है, तो वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। इस चेंज को ही हम कहते हैं कि क्यूमुलेटिव डिटेल्ड, ये डिटेलिंग है। ठीक है, ये हो गया थर्ड। तो लास्ट क्लासिफिकेशन है प्रायोरिटी डिसीजन रूल्स। प्रायोरिटी डिसीजन रूल्स यानी
एक काम करता है कि वो क्या करता है, गाइड करता है कि इंडिपेंडेंटली आप कोई भी चीज़ के ऊपर एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये इस टाइप का वर्क इन प्रोसेस, इस टाइप का। इसमें क्या हो जाता है कि आप प्रायर एक डिसीजन ले लेते हो कि आपको आपको किस तरीके से हेडेक नहीं चाहिए या लोड कम करना है। तो वहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये इस तरीके से रहता है कि जब नंबर ऑफ, एक एग्जांपल देता हूँ, अगर नंबर ऑफ ऑपरेशन करने वाले ऑपरेटर्स अगर आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आप सबको जॉब नहीं दे सकते हो, तो आप क्या करोगे, जो जल्दी आया यानी जो फर्स्ट आया उसको ही आप सर्व करोगे, यानी उसको आप जॉब पे लगाओगे। तो इस तरीके से कुछ डिसीजन आपको बनाने पड़ते हैं या फॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग। टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग में दो टाइप की शेड्यूलिंग होते हैं, फॉरवर्ड शेड्यूलिंग एंड बैकवर्ड शेड्यूलिंग। अब ऑब्वियस चीज़ें नाम से ही समझ में आता है कि फॉरवर्ड शेड्यूलिंग में क्या हो जाता है कि जो चीज़ें आपकी होने वाली है यानी पॉसिबल है, पॉसिबल उसकी चीज़ें वो जो उसका जो बेसिस रहेगा वो क्या रहेगा कि ये होने वाली है, लेकिन ये होने ही वाली, कंफर्म होने ही वाली है, उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड शेड्यूलिंग। जिसके अंदर क्या हो जाता है कि जॉब या कंपोनेंट या कोई भी चीज़ के ऊपर आप जब काम करते हो, उसका शेड्यूलिंग बनाते हो, तो आप प्लान करते हो इस तरीके से, शेड्यूल बनाते हो इस तरीके से कि वो होना ही है, उसके ऊपर काम होना ही है, बस इसके ऊपर हम छोटा कम टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हमारा काम और कितने ड्यूरेशन में होना चाहिए, ये इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं। ये होता है फॉरवर्ड शेड्यूलिंग। देन होता है कि आपका बैकवर्ड शेड्यूलिंग। बैकवर्ड शेड्यूलिंग में क्या हो जाता है कि मान लो आपको कोई चीज़ काम करनी है, यानी हम एडवांस में ही उसका कमिटमेंट ले लेते हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि आपको स्टार्ट यानी ये डिटरमाइन करता है कि आपको स्टार्ट टू फिनिश टाइम या वेट या कोई जो टाइम लगने वाला है या वेटिंग रखनी रखनी है आपको, तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं कि जैसा कि आपको एक तो काम करना है। बैकवर्ड शेड्यूलिंग में क्या होता है, आपको तो काम कर, लेकिन आप ऑलरेडी पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि हमें स्टार्ट क्या करना है और फिनिश कब करना है। अगर उस ड्यूरेशन में अगर कहीं पे हमें रुकना है या मेंटेनेंस हो रहा है या ब्रेकडाउन हो जा रहा है, तो वहाँ पे भी हमें क्या चीज़ें करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपका जो भी टाइम के अंदर या जो भी आपको प्रोडक्ट फाइनल करना था आपको, या जो भी आपका शेड्यूलिंग कंप्लीट करना था, वो उसके अंदर हो जाए या उसके पहले हो जाए। ये हो जाता है बैकवर्ड शेड्यूलिंग में। डिफरेंस कितना है फॉरवर्ड और बैकवर्ड में? फॉरवर्ड में आप सिर्फ छोटा ड्यूरेशन कंसिडर करते हो टाइम स्लॉट में, और उसके अंदर काम होने ही वाला है, ये लॉजिक लगा के या कंसिडरेशन करके आप शेड्यूलिंग करते हो, उसको कहते हैं फॉरवर्ड शेड्यूलिंग। बैकवर्ड शेड्यूलिंग क्या होता है कि इसमें टोटल ओवरऑल कंसिडरेशन किया जाता है स्टार्ट टू फिनिश तक। उसके अंदर ये भी चेक किया, ये भी कंसिडर किया जाता है कि अगर कोई ब्रेकडाउन हो गया या आपको कुछ गैप रही, टाइम स्लॉट लग रहा है बड़ा, लेकिन वो जो हमने डिसाइड किया है टाइम उसके पहले तक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बैकवर्ड शेड्यूलिंग के अंदर हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, देन देखेंगे कि स्टैंडर्ड्स शेड्यूलिंग मेथड्स क्या होते हैं। अब जैसे जैसे अभी थोड़ी देर ऊपर हमने बात एक डिस्कशन किया था कि स्टैंडर्ड्स क्या है, जो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया यानी देख लिया है, बस उसको डिपेंडेंट किस पे रहती है कि आपकी इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क करती है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है आपका, आप किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हो, आपका लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये स्टैंडर्ड शेड्यूलिंग के अंदर हम कंसिडर करते हैं और हम उसके बाद उसके ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देखोगे आपकी ये रूल है, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अर्लीस्ट ड्यू, जो अभी हम थोड़ी देर पहले ऊपर डिसाइड किया था। ठीक है, देन हम देखेंगे कि अभी नेक्स्ट चीज जो है वो है लाइन बैलेंसिंग। लाइन बैलेंसिंग क्या होती है? लाइन बैलेंसिंग एक स्ट्रैटेजी होती है इज टू मेक प्रोडक्शन लाइंस फ्लेक्सिबल इनफ टू एब्जॉर्ब एक्सटर्नल एंड इंटरनल इरेगुलरिटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन बैलेंसिंग विच हैव एक्सप्लेन एज। देखो क्या हो जाता है कि कोई भी लाइन बैलेंसिंग यानी क्या है कि एक स्ट्रैटेजी रखते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि प्रोडक्शन की लाइन डिसाइड करते हैं और वो फ्लेक्सिबल भी रखते हैं। फ्लेक्सिबल रखना है क्या कि उसके अंदर हम फिक्स नहीं रहेंगी कुछ चीज़ें, वो सर्टन सिचुएशन के हिसाब से हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और वो चेंजेस क्यों करना है? जब भी आपको कोई इंटरनल और एक्सटर्नल इरेगुलरिटीज़, यानी क्या कि मान लो इंटरनल कंपनी के अंदर आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो अचानक आपका मेंटेनेंस हो रहा है, मशीन ख़राब हो रही है या रॉ मटेरियल ख़राब है, रॉ मटेरियल कम हो गया, टूल आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इंटरनल हो गई। एक्सटर्नल यानी क्या कि बाहर से मटेरियल आपको अवेलेबल हो रहा नहीं है या जो भी रिक्वायरमेंट्स आपकी कंप्लीट हो नहीं रही है, तो उस वक्त हमें करना क्या है? तो उस वक्त आपको लाइन बैलेंसिंग क्या करता है, एक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ों को कुमुलेटिवली वर्क कर सकते हो, उसके ऊपर स्टडी कर सकते हो और उस तरीके से आप उसको
बैलेंस कर सकते हो, इसलिए इसका नाम क्या है, लाइन बैलेंसिंग। आ रहा है समझ में? यानी आपका प्रोडक्शन को कोई भी हार्म ना होते हुए वो फ्लो कंटिन्यूसली चलते जाए, उसके लिए जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे, इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी इफेक्ट होगा आपके प्रोडक्शन लाइन के ऊपर, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं लाइन बैलेंसिंग। अब ये लाइन बैलेंसिंग दो तरीके दो हिस्सों में यानी दो टाइप है इसके, एक है स्टैटिक बैलेंस यानी कि डायनामिक। स्टैटिक यानी क्या, वही जो रेगुलर बेसिस पे होगा, जो जिसके अंदर हम ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, इम्बैलेंस नहीं रहेगा, वो प्रॉपर फ्लो रहेगा उसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी स्टार्ट टू एंड तक जो भी फ्लो रहेगा उसको हम कहते हैं स्टैटिक बैलेंस। लेकिन डायनामिक बैलेंस में क्या हो जाता है कि ये शॉर्ट टर्म में हमें काम करना पड़ता है, जिसके अंदर कैपेसिटी, टाइम या आपको प्रोडक्शन का क्वांटिटी, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करके चेंजेस करने पड़ते हैं, उसको हम कहते हैं डायनामिक बैलेंस। आ रहा है समझ? ठीक है, ये हो गया लाइन बैलेंसिंग का। देन लेबर बैलेंसिंग, ये वही चीज़ हो गई कि जो स्टैटिक के अंदर आ जाती है। ठीक है, और बाद में हम देखेंगे अभी नेक्स्ट जो भी है एग्रीगेट प्लानिंग। एग्रीगेट प्लानिंग क्या होता है? एग्रीगेट प्लानिंग एक तरीके से इज डिटरमाइन टू प्लान प्रोडक्शन क्वांटिटी बाय पीरियड टू मीट फोरकास्ट डिमांड ओवर मीडियम रेंज प्लानिंग हॉरिजॉन। ये चीज़ सिंपली समझ लीजिए, एग्रीगेट यानी क्या है, जो आपका एग्रीगेट रहता है। एग्रीगेट प्लानिंग क्या करता है आपका, ये जो प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी रहती है आपकी, जो हम नंबर ऑफ प्रोडक्शन बनाने हैं, उस क्वांटिटी को हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितने टाइम ड्यूरेशन में कितना क्वांटिटी चाहिए। ये चीज़ करने के लिए हमें चाहिए एग्रीगेट प्लानिंग। यानी हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं कि फोरकास्टिंग में हम डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे एक महीने के अंदर 10,000 पीस चाहिए, तो 10,000 पीस मुझे अगर दिन में मैं कैसा वर्क करूँगा, किस तरीके से वर्क करूँगा, तो मुझे वो 10,000 पीस मिलेंगे। उसको हम कहते हैं एग्रीगेट प्लानिंग। ठीक है, ये हो गया एग्रीगेट प्लानिंग। देन नेक्स्ट है एग्रीगेट प्लानिंग प्रोसीजर। क्या है भाई, जो आपको अभी देर थोड़ी देर पहले था, कुछ पॉलिसीज आपको डिसाइड करनी पड़ती है, फिर कुछ फोरकास्टिंग टाइम पीरियड आपको बनाना पड़ता है, फिर कुछ एक सिस्टम डेवलप करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से आपका फोरकास्टिंग का डिमांड है, या जो डिमांड है उसका फोरकास्टिंग करना पड़ेगा आपको उस सिस्टम के अंदर। फिर उसके अंदर प्रॉपर एक डिसाइड करना पड़ेगा आपको कितनी क्वांटिटीज़ कितने ड्यूरेशन में चाहिए, क्या उसका कॉस्टिंग रहेगा, क्या उसका प्लानिंग रहेगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखते हैं। ठीक है, अब ये जब हम प्लानिंग करते हैं एग्रीगेट प्लानिंग, तो उसकी कुछ स्ट्रैटेजी होती है जिसका यूज़ करके हम उसकी प्लानिंग करते हैं, जैसे प्योर चेस स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर क्या हो जाता है कि जो भी हमने डिमांड देखी है वो हम मैच करेंगे। यानी जो भी आपको ऑर्डर आ रही है पीरियड टू पीरियड, टाइम टू टाइम, हम उसको क्या करेंगे, फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। किस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके? प्योर चेस स्ट्रैटेजी। नाम ही क्या कहता है आपका, चेस करना है आपको जो भी जो आपको ऑर्डर मिला है। ठीक है, देन प्योर लेवल स्ट्रैटेजी, ये क्या करता है कि जो मेंटेन करता है कि आपका जो वर्क फोर्स रहेगा, या जो भी आउटपुट रहेगा, या जो भी आपका क्वांटिटी रहेगा प्रोडक्शन करने का, वो आप मेंटेन करोगे। रोज़ 10,000 पीस या रोज़ के 1,000 पीस आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग करने ही करने, तो आप रोज़ करते हो, मेंटेन करते हो, उसको हम कहते हैं प्योर लेवल स्ट्रैटेजी। और थर्ड होता है आपका हाइब्रिड मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। हाइब्रिड मिक्स स्ट्रैटेजी यानी क्या, ये कॉम्बिनेशन होता है कि आप डिसीजन क्या करते हो, मिक्स ले लोगे आप, यानी डिसाइड करोगे कि आपके सिचुएशंस क्या आपको वहाँ पे क्रिएट हो रही है, और उस सिचुएशन के हिसाब से आप किस तरीके से आपका डिसीजन लोगे। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रैटेजी। उसके बाद एग्रीगेट प्लानिंग के मेथड्स होते हैं, जैसे दो होते हैं, एक ट्रायल एंड एरर मेथड होता है और एक मैथमेटिकल मेथड्स होता है। ट्रायल एंड एरर मेथड यानी सबको पता है कि किस तरीके से, यानी क्या कि जहाँ पे आप ट्राई करते हो कुछ चीज़ें अपने लॉजिक के हिसाब से, या कुछ एक पर्टिकुलर डिसीजन ले लेते हो, आप एक स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, वहाँ पे ट्रायल एंड एरर चेक करते हो, लेते हो, वो एक मेथड से आप एक एग्रीगेट प्लानिंग क्रिएट करते हो या यूज़ करते हो। और एक मैथमेटिकल, जहाँ पे आप प्रॉपर कुछ तो एक बेस रहेंगे आपके पास, उस बेस का यूज़ करके आप वो मेथड यूज़ करोगे, उसको कहते हैं हम मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है, अब एक्सपीडिटिंग क्या होता है कि एक कंसेप्ट है जो क्या करता है कि परचेसिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो भी रहेगा उसके अंदर सिक्योरिटी, क्वालिटी या टाइमली डिलीवरी जो भी आपका गुड्स का है, उसके अंदर हम देखते हैं कि हम एक्सपीडिटिंग करना है। यानी क्या कि एक कंसेप्ट है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, परचेज भी करते हैं, क्वालिटी जो भी अपनी क्वांटिटी है प्रोजेक्ट की, आपके प्रोडक्ट की, वो आपको डिलीवर भी करना है एक गिवन टाइम के अंदर, उसको हम कहते हैं एक्सपीडिटिंग करना। ठीक है, ये होगा एक्सपीडिटिंग करना। तो इस तरीके से ये हमारा जो भी शेड्यूलिंग है, ये इस तरीके से वर्क करता है।
तो मुझे लगता है आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आपका शेड्यूलिंग का नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखेंगे। शेड्यूलिंग तो खत्म हो गया अभी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट बिट देखेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू।